नमस्कार, नमो नमः, जय श्री राम दोस्तों। मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अपने पिछले वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसके पहले कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चैप्टर्स को, कुछ वीडियोस को कवर किया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि CPC 1908। इसको क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी और इसको समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं, मतलब एकदम से सबको समझ नहीं आता, तो इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझना होता है। तो हम लोग इस दुष्कर विषय को बहुत ही अत्यंत आसान सरल शब्दों में एक अल्फा तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई बकैती नहीं करेंगे। मेरा ये वादा है कि मैं इस पूरे सीरीज़ को, जो कि हमारी करीब अगर देखी जाए तो ये करीब 25 से 30 वीडियोज़ में पूरी सीरीज आएगी मेरी। इसमें मैं पूरा का पूरा CPC बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करने वाला हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है कि ये वीडियो कभी कभी लेंदी भी हो सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। अगर ये लेंदी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई छोड़ के चले जाएं। आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना, और जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको कॉन्सेप्ट की ऐसी क्लियरिटी होगी, वैसी क्लियरिटी आपको पहले कभी नहीं हुई होगी, और आपको CPC आसान सा लगने लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी अनावश्यक भूमिका के। तो अपनी पंचलाइन मार देते हैं। तो चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CPC के बारे में, लेकिन उससे पूर्व हमें बेसिक्स ऑफ लॉ समझ लेने चाहिए कि एक कानून का जो बेसिक होता है, जो सामान्य सामान्य सी जानकारी होती है, वो क्या होती है, कानून शुरू कहाँ से हुआ। तो इसके बारे में समझने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, खिसक जा यार, मुझे ये टेक्निकल प्रॉब्लम बड़ी होती हैं। ये लो, चल ही नहीं रहा है। एक मिनट। हाँ, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा CPC नहीं, पूरा का पूरा लॉ शुरू होता है एक लैटिन मैक्सिम से, जिसको हम बोलते हैं उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका अर्थ होता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। यानी कि जहाँ पर राइट है, जहाँ पर कानून ने राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है, उन अधिकारों का हनन होने की अवस्था में उनके लिए रेमेडी या उपचार भी प्रदान कर रखा है, उपचार भी प्रदत्त कर रखे होते हैं। ये इस लैटिन मैक्सिम का मतलब है। यहाँ से शुरू होती है पूरी कथा, और यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो होता है जस। जस को हम कहते हैं इंग्लिश में कानून या लॉ या राइट। अब राइट, अगर हम राइट की बात करें तो राइट भी कई तरह के होते हैं, आप सब जानते होंगे। वो प्राइवेट राइट होते हैं, पब्लिक राइट होते हैं, ठीक है, ढेर सारे राइट होते हैं, तो उनमें नहीं जाएंगे। हम जाते हैं एक बेसिक एक्ट पे। ठीक है, तो बेसिक एक्ट इस तरह से है कि कुछ लॉज होते हैं जो हमें राइट्स प्रदान करते हैं। एक मिनट यार, फिर से वही टेक्निकल समस्या, क्या हो रहा है। हाँ, तो कुछ एक्ट होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो हमें राइट्स को प्रदान करते हैं। तो वो जो एक्ट, जो लॉज हमें राइट्स को प्रदान करते हैं, उन लॉज को हम बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉज। और जो लॉज हमें उन राइट्स को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, उनको हम प्रोसीजरल लॉज बोलते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा एक इसका पहलू भी आता है, वो है इनके संरक्षण का। यानी कि जो लॉज, जो एक बॉडी होती है, जो एक अथॉरिटी होती है, जो उन राइट्स का संरक्षण करता है, उसको हम बोलते हैं अपने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये उधर जा नहीं रहा है। ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉज में एग्जांपल अगर हम लें तो IPC, इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये तीनों सब्सटेंटिव लॉज हैं, क्योंकि इनमें राइट्स दिए गए हैं। और इन राइट्स को एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है, इनकी प्रक्रिया पूरी, इनकी मैकेनिज्म दी गई है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, एंड CRPC में। तो CRPC के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, आज हम बात करते हैं CPC के बारे में। तो CPC, जिसको हम फुल फॉर्म CPC का जो है वो होता है सिविल प्रोसीजर कोड। अब सिविल प्रोसीजर कोड का फुल फॉर्म अगर हम इसको थोड़ा सा बाइफिकेट करें, इसको डिकोड करें, तो यहाँ पर लिख के आता है सिविल प्रोसीजर कोड। तो जिन जिन एक्ट्स में, जिन जिन बिल में, जिन जिन लॉज में कोड लिख के आए, उसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो उस स्पेसिफिक मैटर पे, उस सब्जेक्ट मैटर पे एग्जॉस्टिव हैं, यानी कि पूर्ण हैं। उनको अन्य जो लॉज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनसे हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें दिए गया जितना भी मैटर है, विषय वस्तु है, वो
वो अपने आप में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे उस सब्जेक्ट में पूर्ण है, पूरा है। तो यहाँ पूरा जो सिविल प्रोसीजर कोड का एक हम आउटलाइन, एक समरी शुरू में ही समझने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि पूरे सीपीसी में हम किन किन तथ्यों के बारे में, किन किन टॉपिक्स के बारे में, किन किन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे पूरा सीपीसी मिलके बना होता है। तो अगर एक बार हम बेसिक आउटलाइन इनकी ले लेंगे तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी सीपीसी शुरू होती है एक सूट से। तो सूट्स क्या होते हैं? सूट्स को हिंदी में बोलते हैं वाद, और वाद जो होते हैं वो बेसिकली, वाद का मतलब होता है सिविल सूट। अगर कहीं पे भी सूट लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सिविल सूट। तो सिविल सूट हमेशा, तो सीपीसी शुरू होता है सिविल सूट से, ठीक है, सूट से। अब सूट्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है जनरल सूट्स और दूसरा होता है स्पेशल सूट। जनरल सूट्स का मतलब जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। स्पेशल सूट्स में वो सूट्स आते हैं जो कि सूट्स बाय माइनर होते हैं, सूट्स बाय पॉपर होते हैं, सूट्स बाय और ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं। तो ये सारे स्पेशल सूट्स कहे जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। तो सूट्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सूट्स में हम एसेंशियल्स ऑफ सूट, एक सूट के क्या एसेंशियल होते हैं, सूट की पार्टीज़ कौन कौन हो सकती हैं, फ्रेमिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वो दिया गया है ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 4 तक, और इसके साथ साथ कुछ सेक्शंस भी दिए गए हैं जिनसे भी हम डील करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सूट हमेशा शुरू होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। अब प्लेंट कैसे प्रेजेंट होता है? तो प्लेंट होता है प्लेंटिफ के द्वारा, जो कि दिया गया है ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सूट्स भैया, चलो सूट शुरू हुआ, सूट शुरू कैसे होगा? वो प्लेंट से होगा। जब प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया, अब प्लेंट के बाद, क्योंकि प्लेंट प्लेंटिफ के साइड से प्रेजेंट किया गया ना, तो अपोजिट पार्टी को कैसे बुलाया जाएगा? तो अपोजिट पार्टी को बुलाने के लिए यहाँ पर सम्मन भेजता है कोर्ट। तो कोर्ट जो सम्मन भेजता है वो दिया गया है ऑर्डर 5 सेक्शन 27 से 30 के बीच में। ये सम्मन कई तरह के दिए गए हैं। कोर्ट ने भेजा सम्मन डिफेंडेंट को। अब वो डिफेंडेंट आ सकता है, अपीयरेंस दे सकता है, या अपीयरेंस नहीं दे रहा है तो वो नॉन अपीयरेंस कहा जाएगा। तो अगर वो अपीयरेंस दे रहा है तो भाई उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के भीतर, जो कि बताया गया है ऑर्डर 8 में। और अगर वो नहीं आ रहा है तो इसके बारे में भी कुछ प्रोविज़न बताए गए हैं कि भाई उसके खिलाफ एक्स पार्टे भी करा जा सकता है, या उसके खिलाफ मतलब कोई और ऑर्डर भी पास करा जा सकता है, ताकि उसका अपीयरेंस इंश्योर कराया जा सके। तो अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के बारे में ऑर्डर 9 में दिया गया है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेज, इनके इफेक्ट क्या होंगे। तो अगर डिफेंडेंट आया, कोर्ट में प्रेजेंट हुआ, तो उसको रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ सम्मन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर रिटन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और रिटन स्टेटमेंट के बारे में ऑर्डर 8 में बताया गया है। और जब रिटन स्टेटमेंट दे दिया तो कोर्ट उन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को देखने के बाद, उन पर विचार करने के पश्चात फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ करता है, जो कि ऑर्डर 14 में दिया गया है। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के साथ ही साथ कई सारे उसके बाद काम होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ होता है, ऑर्डर 10 में दिया गया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़। तो दोनों पार्टीज़ का, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों एग्जामिन किए जाएंगे, उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, उनके तथ्य क्या क्या हैं, वो क्या कंटेंशन दे रहे हैं, क्या रिलीफ मांग रहे हैं, क्या डिफेंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोनों ही पार्टीज़ से कोर्ट सुनेगी। तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। ये दिया गया है ऑर्डर 10 ऑफ द सीपीसी। उसके बाद डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। अपने सपोर्ट में दोनों पार्टी क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उनके पास है, क्या उनके पास नहीं है, किसको कोर्ट के समक्ष भाई सम्मन उम्मन दिला के उसको प्रेजेंट कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर 11 से 13 तक दी गई हैं। इसी के साथ ही साथ दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी साइड के विटनेसेस को, गवाहों को प्रेजेंट करेंगे और उनका एग्जामिनेशन होता है। ये ऑर्डर 16 से 18 तक में दिया गया है। अब इसी के बीच में इन तीनों के होने के साथ ही साथ में एक और काम हो सकता है कि मान लो डिफेंडेंट कुछ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को प्लेंटिफ एप्लीकेशन दे के, एक एप्लीकेशन देगा प्लेंटिफ, और वो इंटरिम ऑर्डर्स और पास करा सकता है। इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में ऑर्डर 38 से लेके 40 तक दिया गया है, जिनको हम इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर और टेम्पररी इंजंक्शन वगैरह बोलते हैं। तो ये सब पास करा सकता है। इसी के साथ साथ और कुछ चीज़ें हैं, इसमें कमीशन वगैरह भी आ जाते हैं, कमीशंस वगैरह भी इशू करा सकते हैं, ठीक है।
अब एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ हो गया, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो गए, इन सब के साथ अब होगा आर्गूमेंट। आर्गूमेंट वाली स्थिति पे कोर्ट दोनों पक्षों के आर्गूमेंट सुनेगा, उनकी बहस सुनेगा, उसके पश्चात वो जजमेंट पास करेगा। जजमेंट पास करने के साथ ही साथ विद इन 15 डेज या इसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम टाइम लिमिट बताई गई कि इतने दिन के भीतर कोर्ट जो है वो डिक्री भी पास कर देगा। तो जजमेंट के ही आधार पर डिक्री पास करी जाती है, लेकिन डिक्री के साथ ही साथ दो चीज़ें और हो सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन के भी प्रोविज़न आ जाते हैं, या फिर अगर कोई पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी कर सकता है सुपीरियर अथॉरिटी के अंतर्गत। और अपील का प्रोविज़न दिया गया है ऑर्डर 41 से लेकर ऑर्डर 43 तक, और डिक्री और जजमेंट दोनों ही ऑर्डर 20 में और सेक्शन 33 के साथ डील किए जाते हैं। अब अगर अपील हुआ और ऑर्डर पास हुआ या अपील नहीं हुआ और डिक्री पे ऑर्डर मतलब डिक्री हो चुकी है, तो इसका होता है एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन सीपीसी का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा रूल्स दे रखे हैं जो कि ऑर्डर 21 के अंतर्गत डील किया जाता है। तो ये सारा प्रोविज़न है, ये सारा सीपीसी का एक हमने मोटा मोटी तौर पे सुपरफिशली समझ लिया कि हम सीपीसी के अंतर्गत किन किन चैप्टर्स, किन किन टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं तो ये जो पूरा मसला है, जो पढ़ाई लिखाई वाला PDF है, ये उठा के मैं अपने ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि सेम नाम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो अल्फ़ा प्लीडर के नाम से है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ में आप इन रिटन मटेरियल्स को मेरे वेबसाइट जो कि alphapleaders.in है उस पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, सीपीसी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, कोई भी लीगल क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, मैं उसका जवाब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी देता हूँ। और आगे के वीडियोज़ में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि 25 से 30 वीडियोज़ में पूरा का पूरा इतने अच्छे से कवर कर लें कि अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको कोई आगे समस्या नहीं होगी, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको सीपीसी ऐसा याद हो जाएगा कि आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते पढ़ाते रहिए।